हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो काफ़ी दिन से आप लोग मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम हम लोग केवीएस के लिए कैसे प्रिपेयर करें। काफ़ी एस्पिरेंट्स ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, तो आज फाइनली मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर केवीएस, पीजीटी और टीजीटी। तो हमें कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है केवीएस, पीजीटी या टीजीटी का। देखिए, अब जब भी केवीएस का रिक्रूटमेंट होगा, केवीएस की वैकेंसी आएगी, तब हो सकता है कि इस एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव हो जाए। बट अभी हम बात करें अकॉर्डिंग टू द लास्ट रिक्रूटमेंट जो कि अभी रिसेंटली हुई 2023 में। तो 2023 में जो पेपर हुआ था केवीएस का, वैकेंसी दिसंबर 2022 में आई थी, नोटिफिकेशन जो आया था। तो दिसंबर 2022 में नोटिफिकेशन आया, उसके बाद एग्ज़ाम्स जो थे वो फरवरी से स्टार्ट हो गए थे और इस तरीके से पिछले साल पूरा ये रिक्रूटमेंट चला। तो अब इस वाले रिक्रूटमेंट यानी 2023 का जो रिक्रूटमेंट था, उसके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो अगर हम टीजीटी और पीजीटी दोनों की ही बात कर रहे हैं, बिकॉज दोनों का ही एग्ज़ाम पैटर्न सेम था, तो अगर हम बात करें कि टोटल कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है, तो टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 180 मार्क्स होते हैं। टोटल मार्क्स 180 होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 180 होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है, या ये कहें कि जो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है, वो होता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होते हैं, यानी 10 सवाल आते हैं, 10 ही नंबर के होते हैं, मतलब एक मार्क्स का एक होता है। जनरल हिंदी की बात करें, जनरल हिंदी में भी 10 सवाल होते हैं और 10 नंबर के होते हैं। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स 10 नंबर का, 10 क्वेश्चंस। रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 ही नंबर के होते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चंस होते हैं और 5 ही नंबर के होते हैं। देन आता है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी कि पेडागॉजी। तो जो, या फिर हम कहेंगे इसको टीचिंग मेथडोलॉजी। टीचिंग मेथडोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? 40 थे और टोटल मार्क्स भी कितने थे? 40 थे, यानी 1 मार्क का एक क्वेश्चन। सब्जेक्ट कंसर्न, यानी आपके सब्जेक्ट के जो सवाल आए थे वो आए थे 100, तो 100 सवाल और 100 ही मार्क्स। इस तरीके से टोटल जो ये क्वेश्चन पेपर था वो 180 मार्क्स का था और सवाल भी 180 ही थे। ठीक है, तो ये वाली बात थी। तो पिछले बार मतलब 2023 का जो रिक्रूटमेंट हुआ है, उससे पहले जो रिक्रूटमेंट था उसमें एग्ज़ाम पैटर्न अलग था और सिलेबस भी अलग था, बट इस बार काफ़ी चीज़ें बदल गई। ठीक है, तो अब क्या क्या चीज़ों में बदलाव हुआ था? सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट ये जो टीचिंग मेथडोलॉजी के 40 सवाल थे, इनका सिलेबस पूरी तरीके से बदल गया था। काफ़ी नई चीज़ें, बहुत सारी नई चीज़ें इसमें ऐड की गई थी और जो टीचर्स थे वो भी इस चीज़ को लेके बड़ा शौक थे। तो अब बात ये आती है कि इस एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, हाउ डू आई क्वालिफाई द केवीएस रिटन एग्ज़ाम, और आपको कैसे करना चाहिए, कौन सी गलतियाँ थी जो मैंने की थी जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रिपरेशन मैंने कहाँ से की थी और आपको कैसे करनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं जर्नल इंग्लिश की, कि जर्नल इंग्लिश मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया था। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने एक बैच परचेज़ किया था ऑनलाइन फ्रॉम सचिन अकेडमी ऐप। ठीक है, तो एक ऐप है सचिन अकेडमी। जो लोग सचिन सर के बारे में नहीं जानते तो वो उनके यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सचिन अकेडमी नाम से उनका ऐप है। तो मैं उनको यूट्यूब पे देखा करती थी और मेरे अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया था उनके लिए कि दैट ही इज़ गुड, ही इज़ जेन्युइन पर्सन और वो स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए ही करते हैं। हालांकि मुझे अपने सब्जेक्ट के लिए कोई ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज आई एम अ टीचर, तो सब्जेक्ट पे मेरी काफ़ी अच्छी होल्ड है। बट आई वॉज वरिड अबाउट दीज 40 मार्क्स। मैं 40 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा वरिड थी। जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया उसमें, बिकॉज आई वॉज न्यू फॉर दैट। मतलब हमने बीएड में चीज़ें पढ़ी हैं बट वो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी, तो मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम थी। टीचिंग मेथडोलॉजी से काफ़ी डिफरेंट चीज़ें थी इस बार। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बैच परचेज़ करते हैं। तो मैं सोच रही थी, आई वॉज हंटिंग फॉर
सम गुड कोर्स, कि कोई मुझे अच्छा सा कोर्स मिल जाए। तो मैंने चीज़ें अलग अलग देखी, फिर मैंने सचिन एकेडमी पर जाकर देखा, मतलब ऐप पर आ जाकर देखा, तो उनका उनका जो कोर्स था काफ़ी सस्ता था। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि 2 फैक्टर रहे जिसकी वजह से मैंने उनका कोर्स परचेज़ किया। सबसे पहली बात कि मैंने जो सचिन सर का चैनल है उस पर वो टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ाते थे, तो मुझे उनका स्टाइल ठीक लगता था पढ़ाने का, प्लस क्योंकि वो थोड़ा सस्ता था कोर्स, इसीलिए भी मैंने सोचा कि लेट्स गिव अ ट्राई टू दिस। तो इसलिए मैंने उनकी ऐप पर जाके ये कोर्स ख़रीदा था। और अभी मुझे ध्यान नहीं है कि कितना था, बट मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि 1000 से 2000 के बीच में आई थिंक ये कोर्स था, इतना ही था। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने ये लिया था, बट मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स में सब्जेक्ट इंक्लूडेड नहीं था। इस कोर्स में सिर्फ इंक्लूडेड था जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर और टीचिंग मेथोडोलॉजी। सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, सो ये जो बैच था ये कॉमन था पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए, क्योंकि ये जो पोर्शन मैंने अभी आपको बताया सब्जेक्ट को छोड़ के ये सब में कॉमन ही आता है ना, तो इसीलिए तो ये वाला जो है मैंने परचेज कर लिया था। और सब्जेक्ट कंसर्न मैंने खुद ही किया था, मतलब सब्जेक्ट मैंने खुद ही किया था। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ ऑनेस्टली कि मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मैंने हार्डली 1 मंथ पढ़ाई की होगी, वो भी 1 महीना भी नहीं की थी। मेरे पास टाइम नहीं था एक्चुअली, और कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाई, और हाँ मैं लापरवाह थी, इसलिए मैंने नहीं ध्यान दिया। ठीक है, सो मैं कह सकती हूँ कि हार्डली 1 महीना ही मैं पढ़ पाई, और उतना भी मैंने सही से नहीं पढ़ा। ठीक है, सो उतना पढ़ने के बाद मेरा जो स्कोर था वो कट ऑफ के ऊपर था एकदम, मतलब जितना कट ऑफ उतना ही मेरा स्कोर था। ठीक है, बट मैं ये बोलूँगी कि जब इतना तो मुझे पता था, मैंने कोर्स ले लिया था, और ऐसा नहीं था कि मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। 1 महीने के आसपास मैंने पढ़ाई की, और मैंने उसमें जितना हो सकता था उतनी करने की कोशिश की, और मैंने रिटन तो क्वालिफाई कर लिया था, बट मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा कम था रिटन में। ठीक है, और वो उसका कारण ये रहा कि मैंने प्रिपरेशन नहीं किया। अगर आप नहीं सही से पढ़ोगे तो आप नहीं सक्सेस मिल सकती आपको। आप लापरवाही करोगे तो लापरवाही हो ही जाएगी, है ना। तो इसीलिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सच में दिल से प्रिपेयर करो, लापरवाही मत करो, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, तब फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, हमें प्रिपेयर करना है अच्छे से। ठीक है, सो चलो मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप सचिन एकेडमी का कोर्स लीजिए, मैंने अपनी आपको बात बताई। अब मैं बताती हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। तो अगर मैं जनरल इंग्लिश की बात करती हूँ तो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम दो, किसी का भी एग्ज़ाम दो, तो उसमें लगभग ऐसे ही जो मतलब कंटेंट है वो सेम आता है। ठीक है, और केवीएस तो अपने कोर्स को पहले ही डिफाइन कर देता है। तो इंग्लिश हिंदी में कंटेंट वो ही आता है जो एसएससी बैंक वगैरह में आता है, बट लेवल बहुत मैं कहूँगी आसान होता है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी का लेवल आसान था, मैं आपको बताऊं, और सिर्फ 10 ही सवाल थे। और मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश और हिंदी में मेरे पूरे मार्क्स थे, 10 में से 10 मार्क्स थे, और इंग्लिश में भी आई थिंक 9 नंबर थे मेरे। तो बहुत अच्छा, मतलब इंग्लिश और हिंदी बहुत ही बढ़िया गई थी मेरी। और इंग्लिश में देखिए सिंपल, हमें पता ही है ये वाली चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, और फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। इसके अलावा रीअरेंज करने के लिए आता है, टेंसेस के बेसिस पर आपको अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस करने के लिए आता है। ये आपको पता ही है कि ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, और कई बार कॉम्प्रीहेंशन के बेसिस पे भी सवाल आ जाते हैं। उसी तरीके से हिंदी में भी होता है, सेम हिंदी में भी है, वही है, बहुवचन और एक वचन। इसके अलावा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द, संधि और समास, ये सब चीज़ें आती हैं, है ना। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी इंग्लिश और हिंदी स्ट्रांग नहीं है तो आपको कोई ना कोई कोर्स परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि जब टीचर पढ़ाते हैं ना तो हमें वो एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से हम कंटेंट लेके आएँ। सबसे प्लस पॉइंट किसी भी बैच को ज्वाइन करने का ये होता है कि हमें कंटेंट की टेंशन नहीं होती कि हमें कंटेंट कहाँ से लेके आना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ वो पढ़ाते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है, और मैंने चीज़ देखी है। प्लस आप अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ते हैं तो आपको नोट्स भी मिल जाते हैं PDF में, ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। और देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो नेक्स्ट सेक्शन की बात है जनरल अवेयरनेस,
ऑनेस्ट, इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, मैंने इसको छेड़ा ही नहीं था। बिकॉज एक्चुअली में क्या है ना कि ये इतना ज़्यादा वाइड है कि इसमें बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, और जब आपके पास टाइम ना हो तो आप इसमें क्यों ही माथापच्ची करेंगे। तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा था, और मैं आपको बताती हूँ मेरे इसमें 4 या 5 मार्क्स थे 10 में से। तो मेरे हिसाब से वो ठीक थे, क्योंकि जब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था तो मैंने अपने नॉर्मल जनरल नॉलेज के बेसिस पे उतने क्वेश्चंस में करके आ गई थी, और वो मेरे इतने सही हो गए थे। उसके बाद रीजनिंग की अगर बात करते हैं, 5 ही नंबर की रीजनिंग है। देखिए ऐसा पेपर आपने कहीं देखा है जहाँ पे इतने कम नंबर की रीजनिंग हो। मैं बोलती हूँ कि अगर आप सच में दिल से प्रिपेयर करते हो ना, तो केवीएस में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। और आज के ज़माने में ऐसा शरीफ एग्जामिनेशन मिलना बहुत मुश्किल है कि कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है ना। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ये बहुत प्लस पॉइंट रहा। और दूसरी बात यह है कि ये फालतू के झंझट नहीं थे कि मैथ्स इतने नंबर की आएगी, रीजनिंग इतने नंबर की आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। रीजनिंग बहुत कम नंबर की थी। तो आपको पता है रीजनिंग में सिंपल चीज़ें आती हैं, सीरीज़ भरने के लिए आती है, कंप्लीट द सीरीज़ आती है, इसके अलावा डायरेक्शन आ सकता है, इसके अलावा सीटिंग आता है, ये सब चीज़ें होती है। 5 ही नंबर की है, आप कर सकते हैं आराम से, कोई एक बड़ा टास्क नहीं है। कंप्यूटर लिटरेसी में एक सिंपल कंप्यूटर के सवाल आते हैं, जैसे कोई सिंपल शॉर्टकट पूछ लिया गया, सिंपल चीज़ें आती हैं बहुत, ठीक है। ये भी मैंने नहीं पढ़ा था, एक कोर्स में इंक्लूडेड था, बट ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा था। बट जो मेरी नॉलेज है थोड़ी बहुत कंप्यूटर के बारे में, उसके बेसिस पे मैंने इसमें अच्छा किया था, और शायद मुझे इसमें 4 मार्क्स मिले थे, एक गलत हो गया था। बहुत आसान क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल नहीं था। ये वाला की अगर बात करते हैं, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप, यानी कि टीचिंग मेथडोलॉजी इसको कह सकते हैं। टीचिंग मेथडोलॉजी भाई ये जो था, इस पर केवीएस ने गेम खेला, इस पर केवीएस ने तहलका मचा दिया। टीचिंग मेथडोलॉजी, देखिए टीचिंग मेथडोलॉजी के जो सवाल आते हैं ना, वो आपके कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड करते हैं। आपको कोर्स दे दिया कि ये आपको पढ़ना है, सवाल इस तरीके के आते हैं कि सिचुएशन बेस्ड होते हैं। हमने कुछ और सिचुएशन से सोचा, और उन लोगों ने कुछ और सिचुएशन से सोचकर सही आंसर सोचा हुआ था, कि भाई मान लो कि कोई क्वेश्चन है, उसका केवीएस ने बी आंसर सोचा हुआ है, बट हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था उससे हमें सी लगा, हमने सी लगा दिया, वो हमारा गलत हो जाएगा। तो इस वाले सेक्शन में आपको सोच को समझना पड़ता है सवाल की, ये वाली चीज़ होती है। और मैं आपको बताऊं, मैंने सचिन एकेडमी से पढ़ा था, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन वहाँ पर पढ़ाया गया था, बहुत बढ़िया था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आते हैं इसमें, तो डायरेक्ट में तो आपको कोई हिला ही नहीं सकता, नंबर में आपको मिलेंगे ही। बट जो पर्सपेक्टिव बेस्ड आते हैं उसमें आपको थोड़ा सोचना होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि खेल यही होता है एमसीक्यूज में, कि 2 क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस के बीच में खेल होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, ये जो भी सब्जेक्ट डिज़ाइन, मतलब जो भी सिलेबस डिज़ाइन किया गया है उसके हिसाब से आपको पढ़ना होगा ये टीचिंग मेथडोलॉजी। लास्ट आता है सब्जेक्ट कंसर्न्ड। देखिए सब्जेक्ट कंसर्न्ड की मैं आपको बात अगर बोलती हूँ, तो सब्जेक्ट कंसर्न में जो भी आपका सब्जेक्ट है, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, वट एवर योर सब्जेक्ट इज, अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना होता है। बात आती है कि कितना प्रिपेयर करना है। देखिए केवीएस ने सिलेबस दिया हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जो भी सिलेबस दिया हुआ है इट इज़ प्योरली 11th 12th की एनसीईआरटी, ठीक है। तो 11th 12th की एनसीईआरटी ही इज सिलेबस ऑफ केवीएस पीजीटी। टीजीटी की बात करते हैं तो 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये सिलेबस है। तो अगर आप टीजीटी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल टीजीटी साइंस की अगर बात करते हैं, तो 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी सिलेबस है। 9th 10th की पूरी एनसीईआरटी, और 11th 12th की भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है कुछ, जो क्योंकि 11th 12th में अगर, चलिए मैं बात करती हूँ टीजीटी की, तो टीजीटी में मैं आपको बताती हूँ, अगर हम बात करते हैं टीजीटी की, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं टीजीटी साइंस का, तो टीजीटी साइंस में आपको अपना सब्जेक्ट कैसे कवर करना है, या कोई भी टीजीटी है उसमें कैसे सब्जेक्ट कवर करना है। मैं एक साइंस का एग्जांपल ले रही हूँ। 9th 10th की एनसीईआरटी जो साइंस की है वो तो आपको कंप्लीट कवर करनी है, ठीक है, कंप्लीट कवर करें उसको, ठीक है। 9th 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है वो तो कंप्लीट कवर करनी है। इसके बाद 11th 12th की एनसीईआरटी में से वो टॉपिक्स आपको करने हैं जो 9th 10th में मेंशन्ड है, और आपने देखा ज़्यादातर तो मेंशन नहीं है। प्रॉब्लम बस अब ये आ जाती है टीजीटी साइंस में कि फिर जो साइंस है वो 3 पार्ट्स में बट जाती है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब प्रॉब्लम ये है कि अब हम 11th 12th की
तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, क्योंकि आगे जाके हम एक ही स्ट्रीम चूज़ करते हैं। तो अब हम तीनों कैसे पढ़े, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी टीजीटी के लिए, केवीएस के लिए, किसी के भी लिए भी टीजीटी साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 9th-10th की तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। पर 11th-12th में जो आपका सब्जेक्ट है पहले उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरा सब्जेक्ट बायो है तो मैंने 9th-10th की साइंस पढ़ ली, 11th-12th की बायो को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स कर लीजिए जो बेस्ड ऑन PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर आपको लगता है कि ज़्यादा आते हैं और इसमें ही टच किया जाता है हायर क्वेश्चंस को, मतलब हायर लेवल के क्वेश्चंस को। तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। अगर हम पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी का तो हमें पता ही है, आपका जो सब्जेक्ट है उसकी एनसीईआरटी आपको पढ़ देनी है। पीजीटी बायोलॉजी की जैसे अगर हम बात करें तो 11th-12th की बायो की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए पहले अच्छी तरीके से। सबसे पहली बात ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए कि क्या हाई लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कितना पूछा जाता है, ये सब चीज़ें। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर मैं अपने केस में बात करती हूँ तो मैं ऑलरेडी पढ़ा रही हूँ, मुझे 3-4 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, ठीक है। और 1-2 साल से अगर मैं 2 साल की बात करती हूँ तो 2 साल में तो मेरी काफ़ी अच्छी पकड़ हो गई है अपने सब्जेक्ट पे, बिकॉज आई एम अ पीजीटी टीचर। तो अब मैं पीजीटी हूँ तो इसीलिए 11th-12th की बायो और 9th-10th की साइंस जो है बहुत अच्छे से मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। और क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, तो मेरी पकड़ काफ़ी अच्छी है और इसी चीज़ का मुझे फ़ायदा मिला एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यही है कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को अच्छा करना है तो अपने सब्जेक्ट पे पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यही है कि 11th-12th की एनसीईआरटी पीजीटी के लिए आपको पढ़नी है और टीजीटी के लिए 9th, 10th, 11th-12th की पढ़नी है। वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से करना है। सेम सोशल वाले लोगों के साथ भी ये होता है कि सोशल में पहले तो मतलब पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, हिस्ट्री एक में ही होते हैं, बट 11th-12th में जाके वो अलग अलग हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली ही आपको करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि 11th-12th में आप सेलेक्टेड पढ़िए और 9th-10th का पूरा पढ़िए, ठीक है। तो आई होप कि ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करती हूँ कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो मैंने की थी जो आपको नहीं करनी चाहिए। पहली मिस्टेक तो यही है कि आप लापरवाह होते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे आता है और मैं आराम से कर लूँगी, है ना, मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है। आप कितने भी अच्छे हो सकते हैं बट आप इतने अच्छे नहीं हो सकते कि आप बिना पढ़े एग्ज़ाम देंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है और टाइमली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 1 महीने पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टाइम देना है चीज़ों को, टेक योर टाइम, अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट को क्लियर करो। और आपको फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक भी करने होते हैं, ठीक है। तो आपको एक तो सिलेबस टाइमली कवर करना होता है, सिलेबस कवर करो टाइमली, ठीक है। सिलेबस कवर करो टाइमली। और दूसरी चीज़, प्लीज़ मॉक आप ज़रूर करें, मॉक पेपर ज़रूर करें। मतलब मॉक पेपर का मतलब होता है कि आप 3 घंटे का अगर आपका पेपर होता है तो आप सारा सिलेबस जब आप कवर कर लेते हैं, लगभग सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं, तो आप अपने घर में ही वो 3 घंटे का पेपर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगी कि 3 घंटे में जब मैं वहाँ पे जाऊँगी या जाऊँगा तो कैसा सिनेरियो रहेगा, मैं कितने टाइम में क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, मुझे कितना टाइम लग रहा है एक सवाल करने में, क्या मैं पूरा क्वेश्चन पेपर कवर कर पाऊँगा, है ना। ये चीज़ें आपको पता लग पाती हैं कि क्या मैं पूरा पेपर कवर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता उस एग्ज़ाम टाइम में, है ना। एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, आप जानते भी हैं, बट वहाँ पे आप नहीं एकदम से कर पाते क्योंकि वो प्रेशर होता है कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, है ना। तो टाइमली सिलेबस को कवर करें, साथ साथ में PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहें और मॉक पेपर ज़रूर करें। अपने एग्ज़ाम से पहले कम से कम 5 मॉक पेपर तो आपको कर लेने चाहिए, ये कम से कम है, ठीक है। ज़्यादा नहीं मैं आपको कह रही हूँ, बट एटलीस्ट 5 मॉक पेपर्स आपको कर लेने चाहिए, एटलीस्ट 5 इतने कर लीजिए, है ना। इतने आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं, ये वाली चीज़। अच्छा, एक चीज़ और है, इस बार जो मैं सब्जेक्ट कंसर्न की बात करी हूँ, यानी आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की बात करूँ, इस बार जो मैंने नोटिस करी चीज़ें कि जो सवाल थे वो इतने ज़्यादा एनसीईआरटी से बाहर नहीं थे। कुछ सवाल थे जो कि थोड़े हाई लेवल के थे बट वो इतने ज़्यादा ऑफ बीट नहीं थे। अब यहाँ पे खेल जो हुआ वो हुआ असर्शन रीज़न में।
असर्शन रीज़न में आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि असर्शन रीज़न में कैसे सोचा जाता है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्योंकि आप ना क्लोज ऑप्शन तक आकर हट जाते हैं, दूसरा ऑप्शन लगा के आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, उस पेपर में जो मैंने दिया था 180 मार्क्स के पेपर में 100 मार्क्स का सब्जेक्ट था, जिसमें से लगभग 10 असर्शन रीज़न थे प्योरली। और उन 10 असर्शन रीज़न की मैं आपको बताऊं, उनमें से मैं 8 गलत करके आई असर्शन रीज़न। और जब मैंने घर आके उस पेपर को सॉल्व करा तो मैंने देखा कि जब तक आंसर की नहीं आई थी, मैंने सॉल्व किया, मतलब हालांकि पेपर नहीं मिलता है बट मेमोरी बेस्ड मैंने किया। ऑनलाइन पेपर था तो पेपर नहीं मिला, बट मैंने अपने मेमोरी के बेसिस पर किया। तो मैंने ये चीज़ अंदाज़ा लगाया कि वो असर्शन रीज़न में गलत करके आ गई, क्योंकि वहाँ घर आके मैंने सही कर लिया उनको, क्योंकि मैंने फिर टाइमली सोचा, टाइम लेके सोचा उनके बारे में, है ना। वहाँ पे मैं नहीं सोच पाई क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी असर्शन रीज़न को करने की। मैंने सोचा ही नहीं कि मैं किस माइंडसेट से वहाँ पे जाके असर्शन रीज़न के सवाल को सॉल्व करूँगी। मतलब सब कुछ बस अंदाज़ा था, और उसी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत होती चली गई। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे इसीलिए गलत हुए क्योंकि मैंने जल्दीबाजी में उनको आंसर किया। तो अगर मैंने टाइमली प्रिपरेशन की होती और टाइम लेकर सवाल को सही सॉल्व किया होता तो शायद स्कोर और अच्छा हो सकता था। तो असर्शन रीज़न की पहले से ही प्रैक्टिस करके चलें, क्वेश्चंस की पहले से प्रैक्टिस करके चलें, ठीक है। तो यही वाली चीज़ है, आपको ताकत आपका सब्जेक्ट ही देता है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो DSSS हो, चाहे वो KVS हो, चाहे वो UP उत्तराखंड या किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका सब्जेक्ट ही आपको स्ट्रेंथ देता है। आप किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं, योर सब्जेक्ट इज़ योर स्ट्रेंथ। तो अपने सब्जेक्ट को अच्छा करो, सबसे पहली बात तो यही है। उसके बाद फिर जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर पैटर्न को स्टडी करो, PYQs देखो, और पेपर से पहले एटलीस्ट 5 से 6 मॉक लगा के जाओ और कॉन्फिडेंटली पेपर को दो। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वाली चीज़ तो समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि बाकी चीज़ें कैसे कवर करनी है। तो जैसे मैंने आपको बोला, इट्स अप टू यू, इट्स टोटली योर डिसीजन कि आप बाकी चीज़ें कहाँ से कवर करना चाहते हैं। आप ये भी डिपेंड करता है कि आपकी किस सब्जेक्ट में कितनी पकड़ है। कुछ लोग होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है, GA बहुत अच्छी होती है, रीजनिंग बहुत अच्छी होती है। तो डिपेंड करता है, आप खुद भी कर सकते हो। आप अब तो अब नहीं पता रिक्रूटमेंट कब तक आएगी, तो आपके पास टाइम है तो आप इंग्लिश, हिंदी ये सब कुछ अपने आप भी प्रिपेयर कर सकते हो। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, अपने आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है। बट अगर आपको लगता है आप खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आपको एक बैच ले लेना चाहिए। आप वो कौन सा बैच लोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी सहूलियत, आपको किस टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपनी बात बताई कि मैंने सचिन अकेडमी से परचेज़ किया था, और मैं आपको बोलूँगी कि बहुत अच्छा था। इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाई गई, हिंदी बहुत अच्छी पढ़ाई गई, एवरीथिंग वाज वेरी गुड, ऑन पॉइंट, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, किस तरीके के सवाल आए थे, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू में, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ चैनल पर। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं वो वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, जस्ट टू गेट एन ओवरव्यू कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर रही, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।